हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में वृक्ष कटाई के नियमों के शिथिलीकरण के पश्चात भूस्वामी को प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई के लिए किस प्रकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की अगर कटाई करनी है तो उस संबंध में किस प्रकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी। और इसके लिए हमारे विकल्प हैं एसडीएम से लिखित अनुमति, एसडीएम से मौखिक अनुमति, जिला कलेक्टर से लिखित अनुमति या जिला कलेक्टर से मौखिक अनुमति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एसडीएम से लिखित अनुमति। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी को बिल्कुल ध्यान ही होगा कि 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घोषणा के अनुसार स्वयं की भूमि पर उगे हुए वृक्षों की कटाई के नियमों का शिथिलीकरण कर दिया गया है ना। अब देखिए, स्वयं की भूमि पर दो प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं, या तो वो वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे हुए हों या तो वो वृक्ष स्वयं किसी व्यक्ति के द्वारा उस भूमि पर उगाए गए हों। ठीक है, तो दोनों प्रकार के प्रावधान के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रावधान यहाँ पर आप देखिए, अगर भूमि पर प्राकृतिक रूप से वृक्ष उगे हुए हैं तो ऐसे वृक्षों की कटाई के लिए जो भी भूस्वामी है उन्हें एसडीएम से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, दूसरा केस है, अगर स्वयं की भूमि पर उस व्यक्ति के द्वारा वृक्ष रोपित किया गया है तो ऐसे वृक्षों की कटाई के लिए उन्हें लिखित में अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भूस्वामी अगर एसडीएम को सूचना भी दे देते हैं तो भी उसके बाद वो अपने वृक्ष की कटाई कर सकते हैं। तो दोनों ही तथ्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, इसे आप इसी प्रकार से ही अलग अलग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किस कार्य के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे आप बार्क के नाम से जानते हैं, इनके साथ तकनीकी हस्तांतरण का अनुबंध किया है। और हमारे विकल्प हैं गोबर से बिजली उत्पादन, ई चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, नदी जल से बिजली उत्पादन या ताता पानी में जल विद्युत उत्पादन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोबर से बिजली उत्पादन। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और पशुपालकों से गोबर की खरीदी करती है और राज्य में जो भी गौठान स्थापित किए गए हैं वहां पर सरकार का उद्देश्य यह है कि इन गौठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए ताकि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की जा सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य ने नया प्रोजेक्ट लेके आया है जिसमें गोबर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिक तकनीक, जिसे निसरगुना के नाम से जाना जाता है, इस तकनीक के हस्तांतरण के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, जिसे आप बार्क के नाम से जानते हैं, इससे छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण सीबीडीए का अनुबंध हुआ है। ठीक है, इस अनुबंध के साथ में एक विशिष्ट तथ्य आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बार्क के साथ तकनीकी हस्तांतरण का अनुबंध करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिक तकनीक का नाम क्या है? निसरगुना है। यह जो अनुबंध है किनके किनके बीच हुआ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच हुआ है। ठीक है, और इसी दिन एक और एमओयू हुआ था जिसके बारे में मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा। तो हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, और हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में खाद्य विकिरण केंद्र की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के किस विभाग या निगम का परमाणु ऊर्जा विभाग के बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू यानी अनुबंध हुआ है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग या छत्तीसगढ़ बीज निगम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ बीज निगम। दोस्तों, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्य विकिरण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू किया है और यह अनुबंध या एमओयू जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के बोर्ड ऑफ रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलॉजी और छत्तीसगढ़ बीज निगम के मध्य हुआ है। खाद्य विकिरण केंद्र की स्थापना करने से क्या होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, खासकर फल, सब्जी और दाल, इन्हें जल्दी खराब होने से बचाया जा सकेगा ताकि उपभोक्ताओं को ये उत्पाद अच्छी क्वालिटी में मार्केट में उपभोग के लिए उपलब्ध हो, ताकि छत्तीसगढ़ के किसान और जो भी उत्पादक हैं उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके और वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। क्लियर है, तो ये जो दो अनुबंध हुए हैं जिसके बारे में मैंने आपसे प्रश्न 2 और प्रश्न क्रमांक 3 में चर्चा की है, ये दोनों अनुबंध आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सी मार्ट की स्थापना के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से तथ्य जो है सत्य हैं। तो राज्य के उद्यमियों व स्व सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों को फायदा पहुंचाना। दूसरा पॉइंट है, राज्य के उद्यमियों व स्व सहायता समूहों तथा स्थानीय उत्पादकों को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना। तीसरा है, महिला स्व सहायता समूहों
शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों या अन्य पारंपरिक और कुटीर उद्योगों के जरिए बने उत्पादों का रेट और इनकी कमर्शियल मार्केटिंग के लिए शोरूम उपलब्ध कराना। और चौथा पॉइंट है सी मार्ट के बारे में कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि इसका निर्माण जो है राज्य के हर एक जिले में किया जाएगा। तो इन 4 पॉइंट में से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो पॉइंट है वो सी मार्ट के संबंध में सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और 4, चारों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो सी मार्ट के संबंध में ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष शिशु संरक्षण माह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? और हमारे विकल्प है 4 मार्च से 8 अप्रैल, 4 मार्च से 10 अप्रैल, 6 मार्च से 10 अप्रैल या 6 मार्च से 8 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 मार्च से 8 अप्रैल। दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन 4 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? विटामिन ए का खुराक दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं जो 6 माह से 5 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, इन सभी बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड का सिरप भी दिया जाएगा। अब विटामिन ए क्यों दिया जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विटामिन ए जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है और खासकर आंखों और त्वचा के लिए यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। और विटामिन ए के अलावा बच्चों को और क्या दिया जाएगा? आयरन, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण लाल रक्त की कणिकाओं में जो भी हीमोग्लोबिन होता है उसे लालिमा प्रदान होता है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है कि अगर शरीर में आयरन की कमी होती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बन जाता है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। तो बच्चे इससे ग्रसित ना हो, इस उद्देश्य से सरकार के द्वारा आयरन की गोलियां भी वितरित की जाएगी। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के नए कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं डॉक्टर संजय पाटिल, डॉक्टर एस सेंगर, डॉक्टर गिरीश चंदेल या डॉक्टर ADN वाजपेयी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गिरीश चंदेल। दोस्तों डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति काफी चर्चे में रही थी। यहां पर जो आपको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में, ये तीनों नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ही संबंधित है। किस प्रकार से? यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर संजय पाटिल जी काफी लंबे समय तक इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के कुलपति के पद पर बने हुए थे और इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात अस्थायी कुलपति के तौर पर डॉक्टर एस सेंगर की नियुक्ति की गई थी। और अभी वर्तमान स्थिति में डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को स्थायी कुलपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो आपको नाम दिखाई दे रहा है डॉक्टर ADN वाजपेयी जी, ये बिलासपुर स्थित अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, पाली महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाता है? और हमारे विकल्प हैं शक्ति, रायगढ़, कोरबा या महासमुंद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। दोस्तों कोरबा जिले में एक स्थान है पाली और यहाँ पर स्थित शिव मंदिर के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पाली के शिव मंदिर के बारे में जो ध्यान में रखना है वो चीज ये है कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर के तट पर महाशिवरात्रि पर्व और विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष जो है कोविड प्रावधानों के कारण पाली महोत्सव का आयोजन स्थगित कर दिया गया है, बल्कि मेले का आयोजन जो है 1 मार्च से 13 मार्च के दौरान जारी रहेगा। तो यह चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं शौर्य चंद्राकर, अमन ज्योति जाहिरे, उन्नति शर्मा या जानवी राजपूत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमन ज्योति जाहिरे। दोस्तों अमन ज्योति जाहिरे के साथ ऑप्शन में जो अन्य 3 नाम दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपसे पूछा है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 किन्हें दिया जाएगा, तो आपका जवाब होगा अमन ज्योति जाहिरे। अब इनके बारे में कुछ विवरण यहां पर हम देख लेते हैं। यह सम्मान अमन को भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा दिया जाएगा। अमन ज्योति जाहिरे का नाम आप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए गए वर्ष 2021 के राज्य बाल वीरता पुरस्कार में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 की बात कर रहे हैं। तो ये दिया जाएगा किन्हें? अमन ज्योति जाहिरे को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के निवासी हैं। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी, भीलवानी पहाड़ी, बमलेश्वरी पहाड़ी या प्रज्ञागिरी पहाड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी माह में किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष राजनांदगांव जिले के
डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाएगा कि सिरपुर महोत्सव या बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपका जवाब इस स्थिति में बदल जाएगा और आपका जवाब होगा महासमुंद जिले के सिरपुर में आयोजित किया जाता है क्या, बौद्ध महोत्सव, या जिसे आप सिरपुर महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों तथ्य आप इसी प्रकार से अलग अलग ध्यान में रखिएगा ताकि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, परशुराम करसाड़ का आयोजन किस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पाली महोत्सव, जांजगीर महोत्सव, ढोलकल महोत्सव या सिरपुर महोत्सव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ढोलकल महोत्सव। दोस्तों वर्तमान स्थिति में परशुराम महोत्सव और ढोलकल महोत्सव को एक साथ जोड़ दिया गया है और इसे अब परशुराम ढोलकल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और इसी महोत्सव के दौरान परशुराम मेले का आयोजन दंतेवाड़ा जिले में किया जाता है। ढोलकल के बारे में आप बिल्कुल जानते ही होंगे। ढोलकल पर्वत में विशाल का एक गणेश जी की प्रतिमा है जिसके बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। और ये आयोजन जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं दंतेवाड़ा जिले के ढोलकल पर्वत के निकट ही आयोजित किया जाता है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि यह महोत्सव इस वर्ष 20 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, राज्य को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2025 तक कितने ऑपरेशन का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। और हमारे विकल्प है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख। दोस्तों सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2025 तक 4 लाख ऑपरेशन किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुतोष अभियान का प्रारंभ निम्न में से किनके द्वारा किया गया है। और हमारे विकल्प हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत पेंशन और जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक नाम आया है राज्य विधिक सेवा। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है करुणा अभियान। ठीक है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो इसके बारे में नियमित रूप से अध्ययन किए होंगे। तो करुणा अभियान जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि बुजुर्ग दंपतियों को हर संभव घर पहुंच सहायता दिया जा सके। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, कोकरेंग नृत्य निम्न में से राज्य की किस जनजाति द्वारा किया जाता है। और हमारे विकल्प हैं मुड़िया, उरांव, माड़िया या अबुझ माड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबुझ माड़िया। दोस्तों कोकरेंग नृत्य विलुप्त होने की कगार पे है और दोस्तों यह नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर पिछड़ी जनजाति का भी दर्जा प्राप्त है और इनका प्रमुख संकेंद्रण आपका नारायणपुर जिले में होता है। ये जनजाति अबुझ माड़िया और इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, कोकरेंग नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का प्रदर्शन जो है अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा नारायणपुर जिले के प्रसिद्ध मावली माता मेले के दौरान किया गया था। क्योंकि यह नृत्य विलुप्त होने की कगार पे है, ये नृत्य किए जाने के बाद में कलाकारों को दर्शकों की सराहना भी प्राप्त हुई है। अगर हम अबुझ माड़िया जनजाति के अन्य प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आपने बिल्कुल अध्ययन किया होगा, कक्साड़ नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसी नृत्य का प्रदर्शन जो है आपका गणतंत्र दिवस में जो छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी प्रदर्शित की गई थी राजपथ में, उसमें भी लोक कलाकारों के द्वारा क्या किया गया था, कक्साड़ नृत्य ही किया गया था। इसलिए ये तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले के विद्यार्थियों ने एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन में नए एस्ट्रॉइड की खोज की है। और हमारे विकल्प हैं रायपुर, दुर्ग, मुंगेली या बालोद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंगेली। तो दोस्तों मुंगेली जिले के जो स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वे काफी चर्चे में रहे थे क्योंकि इन्होंने नासा के साझेदारी में किए जाने वाले इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन में हिस्सा लिया था और एक नए एस्ट्रॉइड की खोज भी कर ली है। इसलिए मुंगेली जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के विद्यार्थियों का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो नया एस्ट्रॉइड का खोज किया है इनका नाम रखा गया है MSM 0123 और MSM 0104। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस ब्लॉक में 500 एकड़ में कॉफी की खेती करने का निर्णय लिया गया है। और हमारे विकल्प हैं बास्तानार ब्लॉक, बकावंड ब्लॉक, लोहंडीगुड़ा ब्लॉक या तोकापाल ब्लॉक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बास्तानार ब्लॉक।
दोस्तों बस्तर के दरभा क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन किया गया था सरकार के द्वारा, और इसकी सफलता को देखते हुए कॉफी के उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसी दिशा में बस्तानार ब्लॉक में 500 एकड़ में कॉफी की खेती करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसलिए आप इस तथ्य को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का निशुल्क पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स के सारे हर महीने के पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में भी निशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगा मैं आपसे अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।